गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12th का जो थर्ड चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, उसका शुभारंभ अपन कल कर चुके हैं। कल अपन ने विद्युत धारा की जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ा था कि आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I बराबर Q अपॉन T या I बराबर dQ अपॉन dt, और I जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। इसका जो मात्रक है वो है एम्पियर, जिसको अपन कैपिटल A से लिखते हैं, एम्पियर। इसकी जो विमा अपन ने लिखी वो क्या लिखी थी? A1, M0, L0, T0 A1 है। फिर अपन ने धारा घनत्व के बारे में पढ़ा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व है, जिसको अपन J से लिखते हैं, J बराबर I अपॉन A। और धारा घनत्व का जो मात्रक था वो था एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यदि इसकी विमा की बात करें तो A1 L-2, ये इसकी विमा है। और धारा घनत्व जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, सदिश राशि है धारा घनत्व। I बराबर अपन क्या लिखते हैं? J A cos थीटा अपन ने लिखा था, या I बराबर J डॉट, I बराबर J डॉट A। cos थीटा क्या है? डॉट प्रोडक्ट। इतना अपन ने पढ़ लिया था। और कुछ बातें अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग के बारे में भी की थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, उसका डेरिवेशन Vd बराबर, जो फॉर्मूला अपने पास आएगा उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपना आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग। अपवहन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग। अपन ने पढ़ा था कि जैसे अपन ने कल बात की थी कि जैसे अपने घर में या आसपास में कोई भी मेटल है या उसकी रोड है, कोई मेटल का टुकड़ा है, यदि वो अपने पास हो, जैसे ये एल्यूमिनियम की पत्ती है, इस बोर्ड पर लगी है, इस बोर्ड पर ये एल्यूमिनियम की पत्ती लगी है, जैसे इसको छुआ तो ये करंट नहीं लगाती है। करंट के लिए अपन ने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनों का चलना, आवेश के प्रवाह की दर की प्रति इकाई सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन है वो का प्रवाह होता है, उससे धारा प्रवाहित होती है। आवेश का प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वह चालक को चालक कब कहेंगे? कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, वो धारा का चालन करे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चल भी रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो कंडक्टर है वो अपने को करंट नहीं लगाता। जैसे ये कोई कंडक्टर है, ये कई इलेक्ट्रॉन्स है। यदि बात करें कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो कहेंगे n इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है जो गति कर रहे हैं। यदि इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन रखें, यदि इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल अपन यदि लगा दें, एक्सटर्नल लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। धनावेश से ऋणावेश की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे?
इस तरफ आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज वो इस तरफ आ गया। पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बाहर लगाएंगे, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंडक्टर अपने अंदर बना लेगा, जिसको अपन बोल देंगे ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी बाहर लगाएंगे उतनी ही अंदर लगा लेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अब भाई जितनी बाहर है उतनी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है भाई। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर है, ई इंड्यूस्ड जिसको बोल दिया, उतनी ही कितनी बाहर है, ई एक्सटर्नल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि बात करें, प्लस ई एक्सटर्नल बराबर 0, ई एक्सटर्नल 0। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि बात करें, ई नेट क्या होगा, इसके अंदर 0 होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस कंडक्टर के अंदर? 0 है। इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए। क्या अब भी इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है या गति कर रहे हैं? तो कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। 0 होने के बावजूद इसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इस कंडक्टर का टेम्परेचर है 21 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। 21 डिग्री सेंटीग्रेड इस कंडक्टर का है और बाहर कमरे का जो तापमान है वो है 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहां से ये कंडक्टर है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और इसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करेंगे। इसको, इस वाले जो, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो गति किसके कारण कर रहे हैं? थर्मल एनर्जी के कारण। थर्मल एनर्जी, आज इसको उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा के कारण गति कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर जिगजैग मोशन करते रहते हैं, यादृच्छिक गति या रैंडम मोशन जिसको बोलते हैं, यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन करते रहते हैं। कंडक्टर के अंदर इस रैंडम गति, इस यादृच्छिक गति में इन इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इस गति से क्या करते हैं? ये मोशन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो कंडक्टर में गति हो रही है, लेकिन ये एक अनियमित गति है। अनियमित गति होने के कारण क्या है? अनियमित गति है। इस कारण इसमें क्या है? धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह नहीं होता है भाई। अनियमित गति है, अपन धारा के आवेश के प्रवाह की दर को अनियमित गति के होने के कारण इसमें कंडक्टर में क्या है? धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसी कारण ये जो एल्यूमिनियम की पत्ती है या कोई और लोहे की रोड है या कॉपर की रोड है, वो क्या है? अपने छूने से यह करंट नहीं लगाती है, क्योंकि इसके पास अनियमित गति है। दूसरा कारण कि इनका जो एवरेज वेलोसिटी जो है, औसत वेग जिसकी बात करते हैं, औसत वेग की बात करें, वो कितना होता है? 0 होता है। औसत वेग 0 होने के कारण भी क्या है? ये धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। और यदि औसत स्पीड की बात करें, औसत स्पीड की बात करें अपन, तो वो 0 नहीं होता है। इनका औसत वेग 0 होता है, स्पीड 0
नहीं होती है। स्पीड तो इनके पास होती है, तब ये गति करते हैं कि 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से ये गति इसके अंदर कर रहे हैं। बहुत ही तेज गति से ये इनके अंदर मोशन चल रहा है। तो जिसके कारण क्या है, ये अनियमित गति होने के कारण, औसत वेग शून्य होने के कारण ये धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। लेकिन जब इस कंडक्टर को एक पोटेंशियल से जोड़ा जाता है, एक बैटरी से जोड़ा जाता है, जब इस कंडक्टर को अपन बैटरी से जोड़ते हैं तो देखते हैं ये कंडक्टर है। जब इसको अपन बैटरी से जोड़ते हैं ये बैटरी अपन ने लगा दी, ये प्लस ये माइनस टर्मिनल, ये वोल्टेज अपन ने यहां लगा दिया। नेट इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो कितनी है, 0 है भाई। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने बाहर लगाया उतना इंड्यूस्ड अंदर बन गया, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। इलेक्ट्रॉन कहां थे, इसके किनारे पर यहां थे, और यहां पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही अपन ने इसको वोल्टेज से जोड़ा, इसको बैटरी लगा दी, बैटरी लगाते ही क्या है, इस कंडक्टर के अंदर जो ई एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण यहां जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। पहले जब गति कर रहे थे वो इस किनारे पर आकर के यहां जमने लगे थे, लेकिन जैसे ही इसको अपन ने वोल्टेज से जोड़ दिया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आया। ये इलेक्ट्रॉन गति करके कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। यहां पर आते ही इस वाले प्लस टर्मिनल ने, इस बैटरी के प्लस टर्मिनल ने इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके कहां लेकर के आ गया, यहां पर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां है, और इस वाले पॉजिटिव चार्ज को ये खींच करके कहां लेकर के आ गया, यहां लेकर के आ गया। भाई ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गए, यहां आ गए। ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉनों को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये वाला माइनस टर्मिनल क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, और ये यहां पर इसको भाई ये जैसे इसको रिपल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए कहां चला जाएगा, कंडक्टर के अंदर चला जाएगा। जैसे ही ये कंडक्टर के अंदर जाएगा, अंदर जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया। अंदर आते ही क्या है, जैसे ही ये अंदर प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत चलना है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां है, चल करके फिर से इस कंडक्टर के दूसरे किनारे पर चला जाएगा। जैसे ही ये इस किनारे पर आएगा, फिर से ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको खींच लेगा। तो ये सर्कुलेशन इसका चलता रहेगा बैटरी के कारण। इलेक्ट्रॉन कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ये सर्कुलेशन इसका बना रहेगा। इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलता रहेगा, कंटिन्यूटी इसमें आ गई। तो ये पहले अनियमित वेग था, अनियमित गति थी, अब इसको एक नियमित वेग मिला है, नियमित वेग इसको मिला है, या नियमित गति से कर रहा है, नियमित गति इसको मिली है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इसको मिली है। अब ये मोशन तो ऐसे ही कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, जो विस्थापन है, वो किस तरफ देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट देगा। जैसे मान लो कैसे भी हो, ऐसे आ गया, मान लो यहां से चलना शुरू किया, इस तरह की मोशन इसने की, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ई एक्सटर्नल अपन ने कंडक्टर के अंदर इस तरफ लगा दी, लेकिन ये यहां से चलना शुरू किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसने इतना किया, इतनी दूरी इसने तय की है।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट देगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ है, ये यहाँ चाहे कितना भी कंपन, कितनी भी गति करे, लेकिन ये खिसकेगा किस तरफ, इस तरफ, क्योंकि प्रत्येक टाइम, प्रत्येक क्षण की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है कितनी, QE या F बराबर -E की बात करें, ये फोर्स इस पर हर क्षण, हर समय इस पर लग रही है। इस फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है एक नियमित गति से ये डिस्प्लेसमेंट किस तरफ देगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में देगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट देने का कारण क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये विद्युत बल इस पर नियमित रूप से लगा हुआ है, नियमित रूप से लगा हुआ है। यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा, गति चाहे कैसे भी करे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत होगा। दूसरी बात, एक नियमित वेग इसको मिला है कि भाई एवरेज अपन मान ले कि इसको नियमित वेग मिला है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरफ चल रहा है, तो जैसे ये यहां आएगा इस पॉजिटिव टर्मिनल इसको खींच लेगा, फिर ये नेगेटिव के द्वारा रिपल कर दिया जाएगा, फिर से यहां आएगा, तो ये सर्कुलेशन इसका बना रहेगा। तो नियमित वेग होने के कारण ये क्या कंडक्टर धारा का प्रवाह करता है, धारा का प्रवाह करता है, ये कंडक्टर धारा का प्रवाह करता है। इस धारा के प्रवाह में जैसे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है, ये इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहा है, तो थर्मल एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन चला था तब उसका वेग था 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है तब उसका वेग होता है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड होता है। पर इसकी तुलना में ये बहुत कम है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। और जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलता है तो उसे अपन कहते हैं अपवहन गति, अपवहन गति या अपवहन वेग, जिसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको अपन बोलते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण, अपवहन वेग के कारण धारा का प्रवाह होता है, थर्मल एनर्जी के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है लेकिन इतना कम होता है कि वो लगभग 0 है, तो जिसके कारण कोई भी कंडक्टर है वो अपने करंट नहीं लगा पाता। लेकिन इस अपवहन गति के कारण, इस अपवहन वेग के कारण क्या है, धारा का प्रवाह होता है। और अपवहन वेग में इलेक्ट्रॉनों का जो स्पीड है, जो वेग है, वो कितना होता है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, जो इसकी तुलना में बहुत कम है। ये +5 है, ये -4 मीटर पर सेकंड है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड है। तो किसी भी कंडक्टर में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, अपवहन वेग के कारण, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण होता है। एक इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में गति कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में गति कर रहा है, दो वर्ड अपने पास आने वाले हैं जिसकी बात करते हैं अपन। एक इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने लगा दी, तो इस कंडक्टर में लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाखों करोड़ों एटम्स हैं। जब ये गति करता है तो ये क्या करता है, दूसरे एटम्स के साथ टकराता है, जिसके कारण इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या मानते हैं अपन, 0 मानते हैं। भाई ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से चला, यहां पे कोई एटम आया, उससे टकरा गया, फिर चला, यहां पर कोई एटम आया, यहां से टकरा गया, फिर यहां चला, कोई एटम आया, टकरा गया, कोई इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। भाई कोई इलेक्ट्रॉन या किसी धनावेशित गोले या किसी से टकरा गया, फिर ये यहां चला, यहां टकरा गया, फिर ये यहां चला, फिर टकरा गया, फिर ये यहां चला, फिर से टकरा गया।
अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अपन मान सकते हैं इसको कि ई नेट के ई एक्सटर्नल के विरुद्ध अपन ने इतना इतना इलेक्ट्रॉन ये चला है। जब कोई इलेक्ट्रॉन दो टक्करों के बीच, भाई ये क्या है, यहां टकराया फिर यहां आ गया फिर यहां आ गया फिर यहां आ गया, तो दो टक्करों के बीच लगे औसत या दो टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को अपन क्या कहते हैं, मध्य मुक्त पथ, मध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ जिसको बोलते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, लेमड़ा से कहते हैं, जिसको अपन किससे लिखेंगे, लेमड़ा से लिखेंगे। और दो टक्करों के बीच लगा जो औसत समय है उसको अपन लिखेंगे विश्रांति काल, विश्रांति काल, जिसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं कि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय कितना है, विश्रांति काल कहलाता है, टो कहलाता है। दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी क्या कहलाती है, मध्य मुक्त पथ कहलाती है, जिसको अपन लेमड़ा से लिखते हैं। इन दो टक्करों के बीच एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कोई एटम है, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला, इससे टकरा गया, फिर यहां से स्पीड 0, फिर से चलना शुरू करेगा, यहां से टकरा गया, फिर से यहां स्पीड 0, ये फिर से चलना शुरू करेगा, यहां टकरा गया, फिर से स्पीड 0। इन दो टक्करों के बीच जो समय जो दूरी पर ये तय कर रहा है, मध्य मुक्त पथ की अपन बात करें कि ये जो लेमड़ा है ये कितना दूरी तय करने के बाद टकरा जाएगा, तो ये 10⁻⁹ मीटर के बाद ये एक और टक्कर कर लेगा। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां एटम आ गया, टकरा गया, तो ये इसने कितनी दूरी तय की, लगभग 10⁻⁹ मीटर। फिर से चलना शुरू करेगा, इतनी दूरी तय की और फिर से टकरा गया, फिर से टकरा गया, इतनी दूरी तय करने 10⁻⁹ मीटर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। चलना शुरू किया, फिर से टकरा गया, फिर चलना शुरू किया, फिर टकरा गया, फिर चलना शुरू किया, फिर टकरा गया। इतने टक्कर के बावजूद ये एक नियमित वेग से गति कर रहा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कंडक्टर में 0 है, लेकिन पोटेंशियल इसको बैटरी से जोड़ दें तो ये वो जो एक्सटर्नल फील्ड है वो इसको नियमित गति प्रदान करती है। तो इतनी टक्कर होने के बावजूद इतनी कम डिस्टेंस पर हर एक टक्कर हो रही है कि 10⁻⁹ मीटर पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या किसी परमाणु से टकरा रहा है। टकराते टकराते क्या है, ये अपनी गति कर रहा है। जो दो टक्करों के बीच औसत दूरी है उसको क्या कहेंगे अपन, मध्य मुक्त पथ। इनकी डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं पहले। मध्य मुक्त पथ की बात करते हैं। मध्य मुक्त पथ लेमड़ा की बात करते हैं पहले कि दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी मध्य मुक्त पथ कहलाती या लेमड़ा कहलाती है। कि दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी क्या कहलाती है, मध्य मुक्त पथ कहलाती है। विश्रांतिक काल की बात करते हैं। विश्रांतिक काल
विश्रांति काल। इसको टो से लिखते हैं अपन, टो। डेफिनेशन क्या है? दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल। रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है, जिसको अपन टो से लिखते हैं। और अपन मीन फ्री पाथ की बात करें, मध्य मुक्त पथ की बात करें, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को क्या कहते हैं? मध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब अपन इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, जिसको अपन वीडी से लिखेंगे, किससे लिखेंगे? वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी से लिखेंगे। इसका डेरिवेशन अपन करते हैं। कि चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अनियमित यादृच्छिक गति करते हैं। अनियमित यादृच्छिक गति करते रहते हैं। चालकों के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अनियमित रूप से यादृच्छिक गति करते रहते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉनों को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो जब इन इलेक्ट्रॉनों को या उस कंडक्टर को जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल अनुभव होता है। विद्युत बल अनुभव होता है। जो यह विद्युत बल अनुभव होता है, यह विद्युत बल क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को विद्युत क्षेत्र के विपरीत डिस्प्लेसमेंट देने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति कराने का काम करेगा। जो इलेक्ट्रॉनों को नियमित दिशा व नियमित वेग प्रदान करता है। नियमित वेग प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनों पर अनुभव बल F बराबर क्या है? QE है, या Q की जगह क्या है? अपने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस E अपन लिख दें। तो F बराबर क्या है? E। यदि माइनस E है, तो अपन यदि इसके एक्सेलरेशन की बात करें, इसके त्वरण की बात करें, तो गति के द्वितीय नियम से क्या है? F बराबर ma है, तो F बराबर ma के बराबर इसको अपन लिख सकते हैं। तो गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से क्या होगा? F बराबर ma।
या ये एम ए बराबर एफ बराबर क्या है यहाँ माइनस ई ई, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई माइनस ई ई अपॉन एम, माइनस ई ई अपॉन एम आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट अपन यहां देते हैं, ये आ गया। अब गति के प्रथम नियम से या प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर क्या है u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी है। अपन इनिशियल की बात करते हैं, यहाँ ui मान लेते हैं, यहाँ ti मान लेते हैं, प्रारंभिक समय प्रारंभिक वेग। अब इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे हैं तो अपन ने अभी अभी मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है जीरो है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, औसत वेग क्या है उनका जीरो है, लेकिन एवरेज स्पीड उनके पास है। तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है जीरो है। तो यहां v बराबर क्या है ui प्लस a की वैल्यू कितनी है माइनस ई ई अपॉन एम, तो यहां से माइनस ई ई अपॉन एम टी आई। और अपन बात कर रहे हैं एवरेज की, औसत की, तो इस समीकरण का अपन औसत लेंगे, तो इसको इक्वेशन 2 बोल दें। तो समीकरण 2 का औसत लेने पर इसका एवरेज लेंगे, तो एवरेज लेंगे तो देखो ये भी एवरेज, यहां से भी यू आई एवरेज माइनस ई ई अपॉन एम टी आई, ये एवरेज इसका आ गया। अब अपन जानते हैं कि यू आई जो है एवरेज यू आई है वो कितना है जीरो, कि एवरेज वेलोसिटी क्या है इसकी जीरो है। इन इलेक्ट्रॉनों की क्या है एवरेज यू आई का मान यहां क्या है शून्य है। यहां से एवरेज v को अपन क्या बोलते हैं भाई वेग, किस वेग से गति करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो इसको अपन क्या बोल देंगे vd बोल देंगे। v को अपन क्या क्या देंगे vd बोल देंगे। और जो टाइम लग रहा है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच अपन किसकी बात कर रहे हैं विश्रांतिक काल की, तो यहां से जो एवरेज टाइम औसत समय लग रहा है उसको अपन किस रूप में लिखेंगे टो के रूप में लिखेंगे। तो ui यहां शून्य हो गया, v को अपन vd लिखेंगे और इसको ti को अपन क्या लिख देंगे टो लिखेंगे। तो इस इक्वेशन से क्या बनता है vd बराबर ये पद जीरो, यहां से माइनस ई ई अपॉन एम और ti को क्या लिखेंगे टो लिखेंगे। तो vd बराबर माइनस ई अपॉन ई अपॉन एम इंटू टो, ये आ गया। यदि इसको मोड में लिखें vd बराबर तो क्या होगा ई एम टो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, तो इसको इस रूप में अपन लिख सकते हैं। यदि स्केलर के रूप में लिखें तो स्केलर के रूप में लिखेंगे तो कहां क्या लिखेंगे कि v बराबर क्या होता है e इंटू डी होता है, d को अपन l मान ले, d l या r या फिर d के रूप में लिख सकते हैं। तो e बराबर यहां से क्या हो जाएगा v अपॉन l, v क्या है पोटेंशियल है, तो यहां से v d बराबर क्या हो जाएगा e m टो और e की जगह क्या है v अपॉन l, ये रूप अपने पास आ जाता है। vd क्या है अपवहन वेग, ये क्या है अपवहन वेग अपने पास आ गया। अपवहन वेग की अपन डेफिनेशन यहां लिख लेते हैं। अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की गति
या इलेक्ट्रॉनों का वेग, इलेक्ट्रॉनों का वेग अपवहन वेग कहलाता है, जिसको अपन किससे लिखते हैं, वीडी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी से गति करते हैं तब उसकी जो स्पीड है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड है। लेकिन जब वीडी इलेक्ट्रॉन जब अपवहन वेग से गति करते हैं तब उसकी जो स्पीड है वो है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है। और दो टक्कर करने में कितनी दूरी तय करने के बाद वो एक टक्कर और कर लेगा, यानी 2 टक्कर होने में कितनी दूरी तय करेगा, तो उसकी डिस्टेंस अपन लिखेंगे 10⁻⁹ मीटर, जो लेम्डा का मान है। ठीक है, अब अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।